थोड़ा सा सीरियस सब्जेक्ट है। तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने बोल दिया था नॉलेज लुप्त हो जाएगी। ओनली 10 to 12% ऑफ द वेदास विल बी लेफ्ट। नॉट जस्ट मेडिकल साइंस, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉट जस्ट बायोलॉजी, इवन ज्योग्राफी। उसको अगर हम कंबाइन कर ले तो हमें आयुर्वेद समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आयुर्वेद का मतलब खाली हर्ब्स नहीं होता है जो आयुर्वेद की 3 फोर्सेस हैं, वात, पित्त और कफ। इकट्ठे का काम होता है हमारी बॉडी के सेल्स को एक्सपैंड करना। खाने का इतना बड़ा रोल क्यों है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में 6 रस होते हैं, स्वीट, सार, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट। गुड इज एज बैड एज शुगर, नो, गुड इज वार्म इन नेचर। तो इसीलिए जो बहुत हॉट कंट्रीज होती हैं या हॉट लोकेशंस होती हैं वहाँ पे नारियल नेचर नहीं उगाया है। तो आप दही में अगर चुटकी भर काला नमक डाल लेंगे तो वो दही की ठंडी तासीर को बैलेंस कर देगा। जिस दिन हमको आयुर्वेद समझ में आ गया उस दिन आप समझ लीजिए कि आप ब्रह्मांड के फैब्रिक को भी समझना शुरू कर देंगे। नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रेजिंग कॉन्शियसनेस। ये आज का एपिसोड और आज की कॉन्वर्सेशन हमें इंस्पिरेशन जो मिली है वो सब आपसे मिली है। जो हमने पहला एपिसोड हिंदू ट्रेडिशन पे किया था, जहाँ पे हमने उसको सिंपल वे में लॉजिकली उसको समझने की कोशिश करी थी। आज का कॉन्वर्सेशन और इंटेंस और डीप है, जहाँ पे हम आयुर्वेद को समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं कैप्टन आलोक जैन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ने आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप स्टडी करी है और ये वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी लोगों को अवेयर कर रहे हैं थ्रू हिज बुक्स, ब्लॉग्स एंड वेबसाइट। प्लीज़ डू चेक आउट द रूट कॉज। आज के एपिसोड में आपको कुछ भी वैल्यू निकलती है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर लव्ड वंस। आई होप यू एन्जॉय दिस कॉन्वर्सेशन और एकदम शांत होकर इसको सुनिए, बिल्कुल माइंड रिलैक्स करके। So I hope you like it. Hi sir, how are you? Absolutely fine, ji. Thank you so much, first of all, for again giving me this opportunity to speak and share whatever little knowledge that I've gained from this universe. ये मत बोलिए कि आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू रादर दैट ये मत बोलिए कि बहुत डीप नॉलेज है, बिकॉज नॉलेज इज एब्सोल्युटली इनफाइनाइट। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं व्यूअर्स को जी एक्सप्लेन कर सकूं अबाउट टुडेज कॉन्सेप्ट और टुडेज टॉपिक विच इज प्राइमरली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयुर्वेद दैट वी आर डिस्कसिंग। ओके, सो सी थोड़ा सा सीरियस सब्जेक्ट है। आई एम टेलिंग इट टू ऑल माय व्यूअर्स आल्सो, आवर व्यूअर्स आल्सो, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड जिस दिन हमको आयुर्वेद समझ में आ गया उस दिन आप समझ लीजिए कि आप ब्रह्मांड के फैब्रिक को भी समझना शुरू कर देंगे। आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अबाउट मेडिसिन्स, आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अबाउट हर्ब्स, आयुर्वेद इज अंडरस्टैंडिंग द एंटायर फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स, ABCD ऑफ द यूनिवर्स। ओके। तो सर आयुर्वेद लिखा क्यों गया था? देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद बिलोंग्स टू इंडिया, somebody says, पहली बात तो ये नॉलेज बिलोंग्स टू एवरीबडी whosoever understands। और आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयुर मीन्स लॉन्ग ब्लिसफुल लाइफ, वेदा मीन्स कंपेंडियम ऑफ नॉलेज। ओके। सो आयुर्वेदा इज कंपेंडियम ऑफ नॉलेज फॉर ए वेरी ब्लिसफुल एंड हैप्पी लाइफ। ओके। आयुर्वेद का मतलब खाली हर्ब्स नहीं होता है जो लोग कुछ सोचते हैं। और आयुर्वेद जो है वो वेदों का ही हिस्सा है, 4 वेदों का हिस्सा। जी। ओके, जैसे आपने ब्रह्मा है, उनके 4 फेसेस हैं, चारों डायरेक्शन से, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग के चारों डायरेक्शन से जितनी भी नॉलेज आ रही है वो ब्रह्मा में, मतलब ब्रह्मांड में समाई हुई है, और उसी से चारों वेद निकले हैं। तो जो आयुर्वेद है वो भी वेदों का ही हिस्सा है। और जितने भी वेद थे उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था that we lead a meaningful, blissful life, not just in terms of physical health, but mental as well as spiritual health also. Okay. So let's begin with Ayurveda only. पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि आयुर्वेद जो है दैट इज आवर यूजर मैनुअल। जैसे आपके पास कोई, आप एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप यूज़र मैनुअल पढ़ते हैं। ओके, हाउ द एयर कंडीशनर विल रन, व्हाट एग्जैक्टली एम आई सपोज टू डू इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्विस एंड ऑल,
यूजर मैनुअल फॉर द बॉडी. for the body. Exactly. So Ayurveda is what? It is user manual for the body as well as Brahmand. ओके. अब लोग खाली अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं. We'll talk about the body. We'll talk about Brahmand also later on कि वो कैसे है. Okay. So यूजर मैनुअल के बिना आपका इक्विपमेंट तो फेल होगा ही अगर आप यूजर मैनुअल के हिसाब से नहीं चलेंगे. That's why इसीलिए आज की डेट में बीमारियां बहुत हैं. एंड द बीमारियां इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू डिजीजेस. बीमारियां इज ऑल्सो मेंटल, स्पिरिचुअल बीमारी क्या है? व्हेन यू आर रिडिक्यूलिंग एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल बीमारी. ओके. आयुर्वेद इसको कलेक्टिवली देखता है. आयुर्वेद इसको कलेक्टिवली देखता है. जैसा अभी आपने कहा, ये आयुर्वेद सिर्फ इंडिया में लिमिट नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड वाइड भी इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं. करेक्ट. बट जैसे भी आज कोई भी अगर डिनर टेबल पे बैठेगा तो वो अननोइंगली आयुर्वेद की ही लैंग्वेज बोल रहा है. बट वो कॉन्शियस नहीं है कि आयुर्वेद में कितने क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं. हाँ, देखिए क्या हुआ है कि हमने आयुर्वेद बोलना तो शुरू कर दिया है. एंड इट्स अ गुड थिंग बिकॉज हर चीज़ की बिगिनिंग जो है उसमें एकदम से कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे. पहले आयुर्वेद छुप गई थी बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में आएगा. बट जस्ट टू एक्सप्लेन कि जब महाभारत हुई तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने बोल दिया था कि नॉलेज लुप्त हो जाएगी. अच्छा. Only 10 to 12% of the Vedas will be left. Okay. And this is what exactly happened. So जो हम आयुर्वेद में स्क्रिप्चर्स में पढ़ रहे हैं, हमारी चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, हमारी नहीं सबकी है वो. That is basically the tip, the gist of the entire Ayurveda. But हमें उसके फैब्रिक को समझना है. वो लुप्त हो गए. तो अब क्योंकि अच्छा कलयुग जो है, कलयुग वैसे एक बड़ा खराब युग माना जाता है. बट कलयुग में अगर आप नोटिस करें तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है. जो इंटरनेट है दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नॉलेज. दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि कुछ लोग इंटरनेट को नेगेटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत नॉलेज ले रहे हैं. गलत नॉलेज नहीं मीन्स दे आर यूजिंग इट फॉर रॉन्ग पर्पसेस. बट अगर हम इंटरनेट को अच्छे एंगल से लें देन विल हैव लोड्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो कमिंग आउट. सो कलयुग जब चरम पे पहुंच गया है, इस वक्त जो चरम पे पहुंचा हुआ है, इस वक्त नॉलेज बहुत है. एंड इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस है या कंटेम्प्रेरी साइंस, नॉट जस्ट मेडिकल साइंस, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉट जस्ट बायोलॉजी, इवन ज्योग्राफी, उसको अगर हम कंबाइन कर ले तो हमें आयुर्वेद समझ में आनी शुरू हो जाएगी. ओके. तो सर अगर अपन बेसिक्स से स्टार्ट करें तो आप समझाइए सर, आयुर्वेद की बेसिक्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं. ओके. सो आयुर्वेद की 3 फोर्सेस हैं. सबसे पहले उस पर बात करते हैं. वात, पित्त और कफ. ओके. समझ लीजिए कि जैसे एक ट्राइपॉड पे कोई भी चीज़ खड़ी होती है, वैसे हमारा शरीर भी इस ट्राइपॉड पे खड़ा हुआ है, वात, पित्त और कफ पे. ओके. इनको दोष भी बोला जाता है, फॉल्ट. बट इसको दोष क्यों बोलते हैं उसमें हम बाद में आएंगे. बट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट वात, पित्त, कफ. क्या है कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा. 3 फोर्सेस अपनी बॉडी को गवर्न कर रही है. एग्जैक्टली. दीज 3 फोर्सेस आर गवर्निंग आवर एंटायर बॉडी. नाउ मैं इस वक्त कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज यूज करूं. कफ जो है, कफ को आप एक तरह से समझ लीजिए हमारा शरीर, ग्रॉस. ओके. टिश्यूज, दैट इज कफ. अब सोचिए, मान लीजिए एक बंदे में कफ है, टिश्यूज हैं, लेकिन उसके अंदर कोई चैनल्स ही नहीं है फॉर मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो वो तो लाइफलेस होगी बॉडी. बिल्कुल लाइफलेस होगी. दैट इज व्हाई जो चैनल्स होते हैं, दिस इज हॉलोनेस, दैट इज वात. ओके. सो वात इज एज इम्पॉर्टेंट एज कफ. ओके. दैट मीन्स वात इज व्हाट? वात इज हॉलोनेस. लिमिटेड हॉलोनेस इज एसेंशियल, जिसकी वजह से चैनल्स के अंदर से मूवमेंट हो सके. सो चैनल्स इज वात. और चैनल्स हर एक टिश्यू में हमारे, मसल्स में भी है, नर्वस सिस्टम में भी है. ओके. हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो दे आर आल्सो चैनल्स ओनली. नाउ व्हाट इज पित्त? पित्त इज द दैट एनर्जी व्हिच मूव्स the tissues or the anything which makes the tissues from place A to place B. Pitta is the force. Okay. Pitta is heat. Pitta is energy. Okay. It is moving tissues or the kapha from place A to place B through channels. That means through Vata. Okay. So आप समझ लीजिए कि तीनों की तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं.
एंड सर अभी आपने जितना एक्सप्लेन किया वात पित्त कफ के बारे में, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वात मीन्स एयर एंड स्पेस एब्सोल्युटली एंड पित्त मीन्स फायर, एंड जो आपने कफा भी एक्सप्लेन किया उसमें थोड़ा सा कुछ अर्थ टाइप दिख रहा था, जो थोड़ा हेवीनेस दिख रही थी। करेक्ट। तो सो लेट मी स्लाइटली एलैबोरेट ऑन दिस। श्योर। एयर एंड स्पेस वात में होते हैं बिकॉज एयर एंड स्पेस इज हॉलोनेस, उसी की वजह से तो चैनल्स बन रहे हैं ना, दैट इज व्हाई वात इज एयर एंड स्पेस। ओके। पित्त इज फायर एंड वाटर बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं विच क्रिएट अ प्रोडक्ट और which break down a product to create energy or another product obviously are hot in nature, enzymes हैं। तो enzymes किस चीज़ के बने होंगे? केमिकल्स के बने होंगे। केमिकल्स क्या होते हैं? फायर एंड वाटर। ओके। ओके, फ्लूइड है और थोड़ा सा गर्म होता है, दैट्स वाई। ठीक है। एंड कफा इज व्हाट? कफा इज टिश्यूज। टिश्यूज में क्या होगा? सारे मिनरल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे। प्रोटीन्स भी मिनरल्स और एलिमेंट्स से ही बने हुए हैं, हमारे जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्ला ब्ला। तो दैट इज अर्थ प्लस वाटर। तो जो कफ है दैट इज मेड ऑफ अर्थ एंड वाटर। ओके, तो दीज आर थ्री फोर्सेस। करेक्ट, दीज आर द थ्री फोर्सेस। और जब भी कोई मान लीजिए कुछ इम्बैलेंस इनमें क्रिएट होता है तब डिजीज होती है किसी को। एग्जैक्टली। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ वात पित्त कफ की। मुझे पूरी आशा है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वात पित्त कफ की हो ही गई होगी। बट क्या होता है, जैसे हम गर्मियों की बात करते हैं और घोर गर्मियों की, जैसे इंडिया में है टेम्परेचर रीचेस 45 डिग्री 48 डिग्रीज। तो जब पित्त बढ़ जाएगी, पित्त मतलब गर्मी, जब गर्मी बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगी? हमारी बॉडी जो है वो 70 से 80% पानी की बनी हुई है। बिल्कुल। सो व्हाट विल हैपन? आर रसा मीन्स वाटर, द फ्लूइड एलिमेंट इन द बॉडी, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, इट विल स्टार्ट हीटिंग अप। ब्लड ऑल्सो। Everything, because blood is also made of primarily water, 70 to 80% water. So then it will start boiling. अब जब वो बॉयल होगा तो जो आप अगर किसी भगोने को देखें और उसके अंदर पानी बॉयल हो रहा होता है तो क्या होता है? द डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम्स लेसर एंड लेसर एंड देन इट रीचेज द लेवल ऑफ द स्टीम जहाँ पे उसकी डेंसिटी और भी कम हो जाती है एंड देन स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस इन आवर बॉडी। जब पित्त एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर हमारा रस बाहर जाता है और वो स्पेस क्रिएट कर देता है, लाइक दिस, यू नो। तो हमारी नॉर्मली बॉडी अगर ऐसे है तो गर्मी की वजह से ऐसे खुल जाएंगी हमारी एक्सपैंड हो जाती है। और वो एक्सपैंड, तो उसके अंदर स्पेस आ गया। इसका मतलब पित्त ज़्यादा जब होगी तो वो वात क्रिएट कर देगी। वात इज स्पेस, आई टोल्ड यू, वात इज स्पेस एंड एयर, तो वात क्रिएट कर देगी। अब क्या होगा अगर ऐसा होगा? अच्छी कंडीशन में इंसान क्या सोचेगा कफा इंक्रीज करे। कि मैं नो, कफा इज ओके, आई विल कम टू दैट आल्सो, गुड क्वेश्चन। नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी बंदे को पूरा आभास है कि मुझे हेल्दी रहना है तो वो क्या सोचेगा? ये भी एक लेवल ऑफ एवोल्यूशन है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो दूसरी ऑप्शन भी होगी जो हम डिस्कस करेंगे, पहली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होगा? कहेगा अच्छा इस वक्त मुझे अपनी पित्त को कंट्रोल करना है। तो पित्त को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा? ऐसी चीज़ें खाएगा जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, मिर्च मसाले कम हो, एसी का सहारा ना लेना पड़े, बिकॉज एसी भी ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, हम उस पर बाद में आएंगे। और ऐसी चीज़ें खाएं जैसे मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम काम्स डाउन आवर नर्वस सिस्टम। मैग्नीशियम किस में होता है? घिया में, तोरई में, नारियल पानी में, टिंडे में। नारियल पानी में पोटेशियम बहुत है, पोटेशियम का भी काम है रिलैक्स करना। सोडियम का काम है एक्साइट करना, इसीलिए सोडियम खाने से बीपी बढ़ता है, नमक खाने से। हाँ करेक्ट। सो ये जो हो रहा है ये क्या कर रहा है बेसिकली? अगर हम अपने दिमाग में सोचे, बंदा स्टिमुलेटेड होगा पित्त और वात की वजह से, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बॉयल होगी तो वो स्टिमुलेटेड होगी, एक्साइटेड होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। अब अच्छी कंडीशन तो मैंने आपको बताई कि अगर बंदा रिलैक्स्ड है और रिलैक्सेशन चाहता है तो वो अपने आप को शांत रखेगा, ठंडी फ्रूट्स खाएगा या इस तरह की वेजिटेबल्स खाएगा, घिया, तोरई, टिंडे, ब्ला ब्ला। ऑफ कोर्स दालें भी खाएगा बिकॉज दे आर प्रोटीन्स एंड ऑल। हाउएवर नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं कि हम इस स्पेस को भरने के लिए एक्स्ट्रा कफ खाना शुरू कर देते हैं। एक्स्ट्रा कफ खाना शुरू, कफ मीन्स यू विल स्टार्ट हैविंग मोर
हैवी फूड्स. heavy foods, whether it is proteins, fats, carbs, that's a different thing, but you start having more heavy foods. और हम खट्टा भी खाते हैं सबकॉन्शियसली. उसका रीज़न है, मैं जो बताऊंगा, कि खट्टे का काम होता है हमारी बॉडी के सेल्स को एक्सपैंड करना. लिमिटेड खट्टा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज खट्टा स्टोर्स इंफॉर्मेशन. सर ये अभी आप टेस्ट की बात कर रहे हैं. हाँ, मैं उस पर रसों पे आऊँगा, बट मैं आपको थोड़ा सा. तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फैट भरना शुरू हो जाएगा. अब वो जब वो फैट भरेगा और उसमें हल्का सा खटास भी होगा, गर्मी की वजह से गर्म होती है तो क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, जी. तो खटास आता है, एसिड इज खटास. तो हमारे कफ के अंदर, हमारे कफ में खट्टापन भी आ जाएगा. अब वो जो खट्टा बनाएगा तो क्या होगा, हम स्टिमुलेटेड भी फील करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारी कम्युनिकेशन टूट जाएगी. प्रॉपर कम्युनिकेशन कब होगी बॉडी में, जब मेरी ये उंगली इस उंगली से मिल रही है. लेकिन अगर मेरी बॉडी ऐसे होगी तो मेरी इस उंगली की कम्युनिकेशन टूटनी शुरू हो जाएगी. और ये पूरी बॉडी में हो रहा है. असल में जो हमारी फिंगर्स हैं, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ आवर ब्रेन ओनली. दैट मीन्स इट्स हैपनिंग इन आवर एंटायर बॉडी ऑल्सो. सो हम क्या गलतियां कर रहे हैं आज की दुनिया में, हम गर्मियां आती हैं तब भी चाय पीते हैं, पूरी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, एक्स्ट्रा खट्टा खाते हैं. थोड़ा खट्टा इज नेसेसरी, मीठा खट्टा, जैसे नींबू है, वो खट्टा है लेकिन उसमें मिठास, मतलब बॉडी में स्पेस कम से कम क्रिएट हो, बॉडी में स्पेस एक्स्ट्रा क्रिएट ना हो. और जब ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है, कम्युनिकेशन टूटेगी, ब्रेन फॉग होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज़ आएगी, हार्ट अटैक होगा. क्योंकि अगर मान लो ये खुल गया ज़्यादा, तो हार्ट जो है वो तो ज़्यादा खुल गया, उसको पूरी बॉडी को ज़्यादा सप्लाई करना पड़ रहा है दूर तक, तो ऑटोमेटिकली हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है. डे विल कम व्हेन इट विल स्टार्ट कोलैप्सिंग. दैट इज द रीजन ऑफ टू मेनी हार्ट अटैक्स हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ स्पेस, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ स्पेस. ओके. सो आप समझ गए. सो क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ वात पित्त इज पुशिंग कफ, forcefully pushing kapha inside, or we are subconsciously eating more of kapha. On the other hand, अगर किसी बंदे के अंदर कफ बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा, तो क्या होगा, गर्मी जो है उसको चीर ही नहीं पाएगी, जो हमारे नर्वस सिस्टम की गर्मी है, ब्लॉक हो जाएगी. तो उसको बोलते हैं पित्त जो है, एक्सेस कफा इज ब्लॉकिंग पित्त, इट्स नॉट लेटिंग इट मूव. वो किस केस में होता है, डायबिटीज के केस में. जब डायबिटीज में इंसुलिन जो है वो हमारे सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उनके अंदर उसके चारों तरफ बहुत फैट जमा हो गया. तो बेसिकली क्या है, फैट इज कफा. तो एक्सेस कफा इज ब्लॉकिंग पित्त फ्रॉम एंटरिंग, दैट इज डायबिटीज. ओके. तो अगर हम वीपीके के वात पित्त कफ के इंटरप्ले को समझना शुरू कर दें, हम अपनी बीमारियों पे विजय पालेंगे. और वो खाली फिजिकल बीमारियां नहीं, मेंटल भी. गुस्सा आना इज बिकॉज ऑफ एक्सेस वात पित्त. अब अगर गर्मियों के मौसम में चाय पियोगे तो आपको गुस्सा तो ज़्यादा आएगा ही, मिर्च मसाले खाओगे तो आपको गुस्सा तो ज़्यादा आएगा ही. स्टिमुलेटेड रहोगे तो ब्रेन जब शांत नहीं रहेगा तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक ट्रेन भाग रही है, बड़े आराम से चल रही है, यू आर एबल टू एन्जॉय द सीनरी, यू आर एबल टू अप्रिशिएट एंड रिमेंबर ऑल्सो अभी क्या आया था, अभी कौन सा माउंटेन आया, या फिर ये पेड़ तो बहुत सुंदर है, इस पे घोंसले लगे हैं. If it's going too fast, you will not be able to see anything. That is what is happening in most of the people's mind these days. लेकिन सर जैसे आयुर्वेद में इतना एम्फेसिस खाने पे दिया जाता है, तो उसमें मतलब खाने का इतना बड़ा रोल क्यों है आयुर्वेद में, एलोपैथिक में इतना नहीं है? Exactly. That is the saddest part, because अभी जो हमारी कंटेम्प्रेरी मेडिसिन है, दैट इज प्राइमरली एलोपैथी, वो ना ही दोषों को समझती है, वात पित्त कफ को, और ना ही ये समझती है कि जो हमारे डिफरेंट खाने हैं वो कैसे हमारे वात पित्त कफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. तो क्या है, आयुर्वेद में 6 रस होते हैं. ओके. 6 रस, स्वीट, सार, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट. ओके. स्वीट जो टेस्ट है, स्वीट मतलब मीठा, मीठा मतलब शुगर नहीं होती खाली. स्वीट मतलब है जो हमारे शरीर को मिठास दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है, कफ दे रहा है. तो स्वीट में क्या आएगा, स्वीट में आएगा प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल मिनरल्स,
vitamins. जैसे इसमें पहचाना कैसे जाए कि एक पर्टिकुलर जो टेस्ट है वो स्वीट है, नॉर्मल ऑडियंस को कैसे समझ में आए? जैसे दालें हैं, जी, दालों में प्रोटीन्स बोला जाता है, दालों में प्रोटीन्स होते हैं, सो दाल इज अ स्वीट फूड. ओके, ओके. गुड फैट्स जैसे कि घी हो गया या फिर मूफा हो गया, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे जैसे मतलब मान लीजिए ऑलिव अपन में है. पानी में किसी भी चीज़ को सोक करे, अगर वो नीचे बैठ जाए तो क्या वो स्वीट फूड कहला जाएगा? नॉट नेसेसरली, हाँ, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ जो पानी में नीचे बैठ रही है वो हम खा सकते हैं. ओके, जैसे मैदा है, जैसे पिज्ज़ाज हैं, जी, वो नॉर्मली मैदा में बने हुए हैं इंडिया में. इटली में नहीं, इटली में तो अच्छा गेहूँ इस्तेमाल, बट इंडिया में नॉर्मली सस्ता करने के लिए मैदा से खाया जाता है पिज्ज़ा. तो है तो वो अर्थ एलिमेंट, बट दैट्स अ बैड अर्थ एलिमेंट. यू कैन नॉट कॉल इट स्वीट फूड. स्वीट, ओके, देन कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर आ गई, गन्ना आ गया. अब अगर आप शुगर ले रहे हो, जो टेबल शुगर होती है विच इज़ वाइट इन नेचर, रिफाइंड शुगर, हाँ, रिफाइंड शुगर, वो ठंडी होती है. आपने कभी नोट करा होगा, आपके हाथ पे कट लग जाए अगर, या कभी सुना होगा जीभ पे कट लग जाए तो शुगर लगा लो. शुगर लगाने से आपकी जो शुगर जो होती है, बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड इन नेचर, तो वो खून को वहीं गाढ़ा करके और ठंडा, क्योंकि क्या होता है ठंडक से इंसान सिकुड़ता है कि नहीं, जी, ऐसे ही हमारा ब्लड भी सिकुड़ जाता है, हमारे सेल्स सिकुड़ जाते हैं, तो वहीं पर हमारा फ्लो रुक जाता है. सो दैट वे शुगर इज फाइन, बट देन अगर आप इफ़ यू आर हैविंग टू मच ऑफ शुगर और आपकी बॉडी में हीट नहीं है, मिनरल्स नहीं है, दैट विल व्हाट विल हैपन, आपके जो खून है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, उसका सर्कुलेशन वीक होना शुरू हो जाएगा. दैट इज़ वाई शुगर इज कंसिडर्ड बैड. ओके, बट इट्स ए मिसकंसेप्शन के हनी इज एज बैड एज शुगर. कई लोग बोलते हैं, सर्टन न्यूट्रिशनिस्ट हैव बीन सीइंग दोज क्लिपिंग्स, गुड़ इज एज बैड एज शुगर. नो, गुड़ इज वार्म इन नेचर, शुगर इज कोल्ड इन नेचर. गुड़ अगर आप खाते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में तो वो आपको कार्ब्स भी देगा, फाइबर भी देगा. वो उसका जो फाइबर है वो उसके मिठास को एकदम से नहीं रिलीज करेगा, वो धीरे धीरे रिलीज करेगा. उसके अंदर मिनरल्स भी हैं, उसके अंदर 11 मिलीग्राम आयरन है. देयर सो मेनी अदर थिंग्स इन गुड़ ऑल्सो. मैग्नीशियम है विच इज़ नॉट देयर ये इन सब आप स्वीट का एक्सप्लेन कर रहे हैं? या मैं आपको स्वीट का एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, तो आपको स्वीट का बेसिक समझ में आ गया. ओके, सो सो नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्टी टेस्ट. ओके, सॉल्टी टेस्ट इज जो समुद्र से या रॉक से जो हमारा सॉल्ट निकल रहा है, विच इज गॉट सेवरल मिनरल्स, ऑलमोस्ट 84 मिनरल्स. ओके, प्राइमरली सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट बहुत सारे और भी मिनरल्स होते हैं. सो दैट इज सॉल्ट एंड विच गिव्स अस एसेंशियल मिनरल्स ऑल्सो. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वो कौन सा दोष इंक्रीज करता है? सॉल्ट जो है, अब देखिए सोडियम क्लोराइड जो है, उसमें से जो सोडियम है उसका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, एंड दैट इज द रीजन इट इंक्रीजेज लॉट ऑफ वाटर एलिमेंट इन आवर बॉडी. ओके, वाटर इज पार्ट ऑफ पित्त एंड कफ. तो वो पित्त भी बढ़ाता है, गर्मी भी बढ़ाता है, और कफ भी बढ़ाता है. गर्मी क्यों बढ़ाता है, इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि अगर हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, मान लीजिए वो ऐसे पाइप्स हैं, और उसके अंदर आपने पानी का फ्लो, पानी का वॉल्यूम बढ़ा दिया जो सोडियम की वजह से बढ़ता है, तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, कि आपका वॉल्यूम पाइप्स का तो उतना ही है. बिल्कुल, तो उसकी स्पीड, जैसे आप मान लो किसी भी पर्टिकुलर पीछे टैप को ऑन कर दिया और उसके अंदर से पानी ज़्यादा बहाया तो वो तेज़ी से बहेगा और दूर तक भी जाएगा. दैट इज़ व्हाट इट डज. तो वो हीट भी बढ़ाएगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से हीट भी बढ़ेगी. तो दैट इज़ व्हाट सॉल्ट डज. जैसे अभी आपने कहा गर्मियों में सॉल्ट कम खाना चाहिए, इसलिए नहीं, गर्मियों में अगर आप सॉल्ट खा भी रहे हो तो साथ में सॉल्ट का एंटीडोट होता है, सोडियम का एंटीडोट होता है पोटेशियम. ओके, पोटेशियम किस में मिलेगा आपको, नारियल पानी में खूब सारा मिलेगा. ओके, तो इसीलिए जो बहुत हॉट कंट्रीज होती हैं या हॉट लोकेशंस होती हैं, वहाँ पे नारियल नेचर नहीं उगाया है. ओके, सदर्न इंडिया में चले जाएं तो खूब सारा नारियल है. अब तो यहाँ भी गर्मी पड़ने लग गई है. दैट इज वाई रिक्वायर लॉट ऑफ पोटेशियम हेयर ऑल्सो. सो सोडियम जो है उनको स्टिमुलेट करता है, और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ाता है, तो कफ भी बढ़ा रहा है और पित्त भी बढ़ा रहा है. और जो पोटेशियम है वो काम डाउन करता है. इसीलिए कहते हैं सोडियम बीपी बढ़ाता है
और अगर बीपी बढ़ जाए थोड़ा सा पोटेशियम ज़रूर खाइए। इसीलिए पोटेशियम इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर, नॉट द ओनली फैक्टर। ओके। ओके, सो दैट इज सॉल्ट। जो आप सोडियम क्लोराइड, जो विच इज़ एब्सोल्युटली रिफाइंड सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट होता है, जो आप उसको खा रहे हैं तो वो बहुत ख़राब है। उसके जगह फिर सेंधा नमक यूज़ करो। उसकी जगह आप रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करिए जो हिमालय से निकला है। देखिए, आप सी सॉल्ट इसलिए नहीं खा सकते हैं कि सी सॉल्ट जो है उसके अंदर बहुत पोल्यूशन हो चुका है, सी के अंदर बहुत पोल्यूशन हो चुका है। तो अगर उसको हम बहुत रिफाइन भी नहीं कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ बाकी मिनरल्स भी छोड़ रहे हैं, तब भी उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स रहेंगे। लेकिन अगर आप रॉक सॉल्ट खाते हैं जो सेंधा नमक है, तो वो तो ऊपर है, वहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, एंड यू आर गेटिंग सो मेनी अदर मिनरल्स ऑल्सो फ्रॉम इट। प्लस जो टेबल सॉल्ट होता है उसके अंदर एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं जिससे कि वो ऐसे क्लम्पिंग ना हो जाए उसकी। ओके, तो ये ऑल दीज थिंग्स आर हार्मफुल। वी शुड गो फॉर ओनली सेंधा नमक। रॉक सॉल्ट। ओके। ब्लैक सॉल्ट जो होता है, ब्लैक सॉल्ट के अंदर सल्फर ज़्यादा होता है, तो वो गर्म करता है, बिकॉज सल्फर अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, इट बॉइल्स। ओके, सो जो ब्लैक सॉल्ट है दैट इज स्लाइटली वार्म इन नेचर। इसीलिए ब्लैक सॉल्ट ऐसी चीज़ों में डालना चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो। तासीर मीन्स जैसे बैलेंस आउट जिनके अंदर करता सूर्य की गर्मी ना हो। जैसे दही है, दही इज कोल्ड इन नेचर, तो आप दही में अगर चुटकी भर काला नमक डाल लेंगे तो वो दही की ठंडी तासीर को बैलेंस कर देगा। है। ओके। Okay, so that is what about salt. सॉल्ट टेस्ट। Next is the sour taste. Sour means खट्टा। आप देखिए, आप कभी भी सार खाते हो तो क्या होता है, ऐसे करते हैं हल्का सा। सार जो होता है इट एक्सपैंड्स, सार इज एसिडिक इन नेचर, बाय बाय नेचर इटसेल्फ सार इज एसिडिक। सो जब भी आप सार खाएंगे तो आपके जो सेल्स हैं, इंडिविजुअल सेल्स ऑल्सो, दे विल एक्सपैंड, and when they will expand, and if they will over expand, they will allow things to go inside. Okay, and they will keep storing. Okay, so SAR is also important. On the other hand, the fourth taste is astringent, कसैला। जी। कसैला का मतलब होता है कसना। अब जैसे आप जामुन खाते हो, सो जामुन आप जैसे ही मुंह में रखते हो आपके मुंह में ड्राइनेस आ जाती है। आप ऐसे नहीं कर रहे हो उस वक्त, आपके मुंह में ड्राइनेस आती है, बिकॉज जो कसैली चीज़ होती हैं दे लिटरली श्रिंक, एंड दैट इज वाई दे कॉल्ड एज एस्ट्रिंजेंट ऑल्सो। सो एस्ट्रिंजेंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सार। ओके, तो एस्ट्रिंजेंट का आपको एग्जाम्पल मिल गया, जैसे जामुन हो गया, कुछ अनार हद भी तक हल्दी है, अनार है। ओके, इवन दालें जो हैं, जैसे मूंग की दाल है, उसमें भी हल्का सा कसैलापन होता है, माइल्ड है बट कसैलापन हल्का सा होता है। नेक्स्ट इज बेटर। इज बिटर। बिटर इज कड़वा। अब देखिए, जो कड़वा होता है, जब वो आप खाते हैं तो हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही होती है वो रुक जाती है, वो अंदर की तरफ चली जाती है। इमोशंस पे भी वही इफेक्ट पड़ता है हमारे। अगर हम कड़वी चीज़ें पिएंगे तो हमारे अंदर कड़वाहट बढ़ जाएगी। क्या करती है वो, हमारे नर्वस सिस्टम को उसकी इलेक्ट्रिसिटी को बाहर फेंकने की बजाय अंदर फेंकना शुरू कर देती है, अंदर ले जाती है। अच्छा। ओके, दैट इज व्हाई इट कॉजेज बिटरनेस। जैसे बिटर फूड्स क्या क्या हो सकते हैं, कॉफ़ी, चाय। चाय इज बिटर, चॉकलेट इज ऑल्सो बिटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी खाने में खाली एक ही टेस्ट है। अब जैसे कॉम्बिनेशन, जैसे चाय ही है, चाय के अंदर बिटरनेस भी है लेकिन चाय के अंदर एस्ट्रिंजेंसी भी है। ओके। चाय के अंदर वार्मथ भी है, चाय के अंदर पंजेंसी भी है। बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इस वक्त बिटर टेस्ट के। करेला इज बिटर इन नेचर। और क्या हो सकता है, नीम इज बिटर तो इन। जो हम एलोपैथिक मेड्स खाते हैं ये भी बिटर में आती है? नो, उसके अंदर बिटर भी होते हैं और टेस्ट भी होते हैं। ओके। इट डिपेंड्स। मान लो किसी के अंदर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, एक्स्ट्रा स्टिमुलेटेड पड़ा हुआ है, तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, उसको हमें कोल्ड और बिटर देना है। कोल्ड, जैसे भांग है, भांग इज बिटर इन टेस्ट। दैट इज वाई जो इंडियन कंडीशंस जहाँ पे वात पित्त बहुत होती है, वहाँ पे अगर भांग इतनी माइक्रो क्वांटिटीज में खाई जाती है, इट इज़ नॉट बैड, इट डिपेंड्स।
अगर किसी के अंदर वात पित्त बहुत ज़्यादा है तो आप अगर माइक्रो क्वांटिटीज़ में भांग खा रहे हो, जी। it's unfortunately it's a tabooed subject, but then प्रॉब्लम क्या होती है जब आप उसको अब्यूज करना शुरू कर देते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए बोला जाता है कि जो शिव भगवान है, शिव इज व्हाट, शिव इज क्वाइटनेस, इंट्रोस्पेक्शन, है ना, इंट्रोवर्ट। तो जो शिवा है उनको जब दिखाते हैं भांग लेते हुए तो बेसिकली क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि जब आप हल्की सी भांग ले लोगे तो यू विल बिकम कामर, यू विल गो इनवर्ड्स, ओके, यू विल बिकम इंट्रोस्पेक्टिव, ओके। यू विल नॉट बी ओवर स्टिमुलेटेड। जैसे अभी आपने बिटर फूड्स की बात करी तो उसमें पित्त डिक्रीज हो रही है। करेक्ट, उसके अंदर पित्त जो है वो अंदर की तरफ डिक्रीज नहीं हो रही, वो अंदर की तरफ जा रही है। अच्छा। ओके, एंड देन द लास्ट इज पंजेंट। पंजेंट। पंजेंट जो है वो एक तरह से बिटर का बिल्कुल उल्टा हो गया। पंजेंट इज तीखा, पित्त बढ़ाता है। जैसे मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, अदरक में भी हल्का सा तीखापन होता है, मिर्च होती है, मिर्च मीन्स सॉरी पंजेंसी होती है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं दे आर इंक्रीजिंग पित्त। एक्सरसाइज करते हैं उससे भी पंजेंसी बढ़ती है, isn't it? तो पंजेंसी इज ऑल्सो, ऑल दीज 6 टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कोई एक टेस्ट खराब है, कोई भी चीज़ खराब नहीं है, बट हमको अब जैसे आप पंजेंट चीज़ें खाएंगे तो आपकी पित्त भागेगी जी। isn't it? सर्दियों में जब ठंड हो जाती है तब हम अंदर चले जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तब अंदर हमारे अंदर बिटरनेस सी आ जाती है हल्की सी। तो सर्दियों में हमको क्या खाना चाहिए? पंजेंट। पंजेंट चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी इसीलिए जो च्यवनप्राश खाया जाता है, अगर आप च्यवनप्राश खाएं तो आपने नोट करा होगा वो खट्टा भी होता है और वो पंजेंट भी होता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारा शरीर सिकुड़ जाता है, कस जाता है जी। तो सर्दियों में हमको च्यवनप्राश खाना चाहिए ओके। जो हमारे शरीर को खोले। ऑन द अदर हैंड गर्मियों में हमारा शरीर ऐसा हो जाता है क्योंकि पित्त बहुत ज़्यादा उबलता है तो हमको च्यवनप्राश नहीं खाना चाहिए गर्मियों में, विच इज़ अ मिस्टेक। यस, कुछ सर्टन बीमारियों में जब बंदे के अंदर वायु बहुत ज़्यादा है, ठंडक आ गई है किसी वजह से, जो एस्ट्रोलॉजी में भी दिख जाता है, तब आप उसको थोड़ी बहुत च्यवनप्राश खिला सकते हैं। बट च्यवनप्राश का एडवर्टाइजमेंट्स करना वो भी अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में इज़ अ रॉन्ग थिंग। जैसे सर जब हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो हम ऋतुचर्या के बारे में बात करते हैं, सीजनल चेंजेस के बारे में। तो अभी आपने सर्दियों और गर्मियों के बारे में बताया। करेक्ट। तो जैसे और भी बारिश के ही मौसम होते हैं, उसमें कैसे आदमी अपने आप को हेल्दी रखे? ओके, एक चीज़ और भूल गया मैं, आपका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सॉरी, बट उससे एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ। आई जस्ट टोल्ड यू कि ऐसा नहीं है कि एक खाने में एक ही टेस्ट मिलेगा, करेक्ट? तो एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे आंवला हो गया। आंवले के अंदर नमक के अलावा सारे टेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल आंवला खट्टा होता है, प्राइमरी टेस्ट इज खट्टा, बट आंवले के अंदर हल्की सी एस्ट्रिंजेंसी भी होती है, हल्का सा कसैलापन होता है। आंवले में पंजेंसी होती है ना, हल्का सा तीखा होता है जी। आंवले के अंदर मिठास है, उसके अंदर विटामिन सी लोडेड है, हल्के से प्रोटीन्स भी हैं, बट इट इज लोडेड विद विटामिन सी एंड लॉट ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स दे ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ द स्वीट फूड ओनली, स्वीटेस्ट ओनली। और कौन सा बचा? हल्की सी बिटरनेस भी होती है आंवले के अंदर, बस खाली सॉल्ट टेस्ट मिसिंग है। ओके। ओके, इसी तरह से आप और कोई एग्जांपल ले लीजिए, कॉफ़ी का एग्जांपल ले लीजिए। कॉफ़ी इज पंजेंट, तीखी है, बिटर है, वेरी बिटर, एस्ट्रिंजेंट है, वेरी वेरी एस्ट्रिंजेंट, एंड इट इज़ वार्म ऑल्सो। एक तरह से हम ये जो वार्म और कोल्ड है उसको एक सेवंथ टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसको तासीर बोला जाता है या पोटेंसी बोला जाता है। जैसे कि आंवला है, दैट इज कोल्ड इन नेचर, पंजेंट है, तीखा है, लेकिन ठंडी है उसकी तासीर। ओके। ओके, और ऑन द अदर हैंड कॉफ़ी है, कॉफ़ी इज हॉट इन नेचर, गर्मी भी है उसके अंदर, गर्मी भी भरी हुई है, गरम मसाले आर हॉट इन नेचर। आजकल कॉफ़ी का ट्रेंड भी बहुत बड़ा हुआ है, ऐसा क्यों है? कॉफ़ी का ट्रेंड इसलिए बढ़ा हुआ है कि लोग क्विक फिक्स अप्रोच की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं अपना वेट कंट्रोल करने के लिए। ओके, कॉफ़ी वेट रिड्यूस करती है? कॉफ़ी वेट रिड्यूस करेगी ना, क्योंकि कॉफ़ी स्पंजेंट। एक छोटा सा एक अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि हम जितने भी लोग हैं वो एक ट्राइपॉड पे खड़े हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना ट्राइपॉड की तीनों टांगे बराबर हो। किसकी कफ ज़्यादा है, किसमें पित्त ज़्यादा है, किसी में वात ज़्यादा है,
तो इस तरह से हम ब्रॉडर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि अच्छा आप पित्त व्यक्ति हैं, आप कफ व्यक्ति हैं, आप वात व्यक्ति हैं। जी, वात व्यक्ति कौन होंगे? जिनके अंदर स्पेस ज़्यादा होगी। स्पेस ज़्यादा, जो एयरी हैं, हम्म, टिक नहीं पाते एक जगह, नींद कम आएगी, हम्म, चुलबुले होंगे। हम्म, ओके, बाय नेचर चुलबुले होंगे। जी, पित्त व्यक्ति कौन होंगे? गर्मी। हम्म, उन सो दे आर वेरी फोकस्ड पीपल। फोकस्ड, ओके, पित्त, उनमें थोड़ा गुस्सा होगा, बट दे आर वेरी फोकस्ड पीपल। ये करना है इंटेलिजेंट तो ऑल्सो। करना है। वात बिल्कुल उल्टे हैं, कभी वो ये सोचेंगे, कभी ये सोचेंगे, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो कभी रस इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, इट्स मूविंग लाइक अ स्नेक। दैट इज वाई। और जो कफ लोग होते हैं, कफ इज अर्थ एंड वाटर एलिमेंट, तो दे विल बी वेरी काम, क्वाइट। कंपोज्ड, ग्राउंडेड पीपल। हम्म, ओके, सो जो आपका सवाल था, जी, क्या एग्जैक्टली कॉफ़ी इतनी ज़्यादा क्यों चल रही है? हाँ, सो कॉफ़ी इसलिए चल रही है कि कॉफ़ी जो है वो स्टिमुलेटिंग इन नेचर है। आपने एक तरफ बहुत हैवी कफ खाने खा लिए, एक्सेस ऑफ नॉनवेज खा लिया, एक्सेस ऑफ चीज़ ले लिया, तो आपका मन करता है उसको काटूं। तो वो कॉफ़ी लेके उसको काटने की कोशिश करते हैं। बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। एक तरह से बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, बट हम जब डीपर लेवल पे जाएंगे तब हम पाएंगे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है वो उसके लिए हेल्दी है। इट्स नॉट नेसेसरी। वाई? बिकॉज हमारे चक्र होते हैं यहाँ पे। सो ये जो हमारे चक्र हैं कई बार बंद हो जाते हैं। कभी ये चक्रा बंद हो गया, कभी ये बंद हो गया, कभी ये बंद हो गया। अगर कोई भी चक्रा ज़्यादा बंद हो गया है, ज़्यादा खुला है, तो हम अ, अपने गलत खाने खाना शुरू कर देंगे। ओके, सो अगर आप आयुर्वेद में डीपली चले जाएं जी, तो हमें चक्रों को भी समझना चाहिए। ओके, और अगर आप थोड़ा और डीप जाएं तो आपको एस्ट्रोलॉजी भी समझनी चाहिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस जो ये बता देगी आपका कौन सा चक्र बंद है, आपको इसको खोलने की ज़रूरत है। अगर आप इसको खोल लेंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज गायब होने शुरू हो जाएंगे, आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। ओके, क्रेविंग्स नॉट नेसेसरी आर गुड ना, है ना। सो पीपल गो फॉर क्विक फिक्स अप्रोच ऑल्सो कि अच्छा वेट घटाना है, ब्लैक कॉफ़ी पीनी शुरू कर दो। एक और प्रॉब्लम कि हमको 7-8 घंटे सोना ही चाहिए। जी, अब आप सो पा नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ यू नो बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन और ओवर स्टिमुलेटेड माइंड, या फिर पीयर प्रेशर हो गया कि भाई मुझे आज तो उठना ही है, मैं आज कॉफ़ी पी के 2 घंटे ही सोऊंगा, मुझे पढ़ाई करनी है, पीछे से प्रेशर आ रहा है कि यू हैव टू बी यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम और यू हैव टू डू वेरी वेल इन दिस एग्जाम। सो उसके चक्कर में अब क्या होगा, यू विल स्टार्ट हैविंग टू मच ऑफ कॉफ़ी एंड टी एंड ब्ला ब्ला। जी, एज ए रिजल्ट आप उठे तो रहोगे, लेकिन आपका सिस्टम सारे टाइम स्ट्रेस में रहेगा, खुला रहेगा ऐसे। तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है वो क्या करेगा, हमारी मसल्स को खींच के रख देगा, हमारा ब्रेन शांत ही नहीं हो पा रहा, वो सारे टाइम ऐसे खुश है। एज ए रिजल्ट यू आर बाउंड टू फॉल सिक। इसके अंदर कफ बढ़ता जाएगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, जी, शुरू में और फिर वो धीरे धीरे हमारा सर्कुलेशन वीक करेगा, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइब्रोमाइल्जिया होगा, आर्थराइटिस होगी, यूरिक एसिड एक्युमुलेशन होगा, गाउट होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, एंडलेस। तो उसको सर जब अपन अभी जो एक क्वेश्चन मिस हो गया हमसे ऋतुचर्या के बारे में, तो डिफरेंट सीजन्स में हम कैसे अपने आप को हेल्दी रखें? ओके, सो आपको मैंने सर्दियों के बारे में बताया ही। जी, गर्मियों आपको एक छोटा सा वो हमने एक छोटा सा श्लोक हमको याद रखना चाहिए, यत पिंड तत् ब्रह्मांड, यत ब्रह्मांड तत् पिंड। वट एवर लाइज इन द माइक्रोकॉज्म इज देयर इन द मैक्रोकॉज्म एंड वाइस वर्सा। तो अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि गर्मियाँ जब ज़्यादा पड़ रही हैं तो ऑब्वियसली हमारे शरीर में भी गर्मी होगी, उसी अकॉर्डिंगली हमने खाना खाना है। ज़्यादा पंजेंट फूड्स नहीं खाने हैं, जी, थोड़े से एस्ट्रिंजेंट फूड ज़्यादा खाने हैं, क्योंकि ज़्यादा पंजेंसी तो है ही बाहर। तो पंजेंसी और पित्त भी है, पित्त मीन्स हीट। पित्त भी दो तरह की हैं, एक है जो गर्मी है खाली, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में सूर्य बोलते हैं, और एक है मंगल जो गर्मी भाग रही है। मतलब एक हो गया एम्पियर्स इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में पावर, और एक है स्पीड ऑफ एम्पियर्स, स्पीड ऑफ करंट, जिसको वोल्टेज बोलते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में तो वोल्टेज भी ज़्यादा होती है और एम्पियर्स भी ज़्यादा होते हैं, सूर्य भी तेज होता है और मंगल भी तेज बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी आए। तो ऐसे टाइम में हमको ठंडी तासीर की चीज़ें खानी है, जिनकी पोटेंसी ठंडी हो। ओके, और तीखी चीज़ें कम खानी है। ओके,
एस्ट्रिंजेंट चीज़ें ज़्यादा खानी है, कसैली चीज़ें ज़्यादा खानी है, खट्टी चीज़ें कम खानी है। अगर खट्टी खानी भी है तो जैसे नींबू पानी है, नींबू है तो खट्टा, बट उसका आफ्टर इफेक्ट जो है बॉडी के स्वीट। अंदर वो स्वीट होता है। ओके, सो इस तरह की चीज़ें हमको खानी है। विंटर्स का आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट रेन्स ऑल्सो। बारिशों में क्या होता है कि द टेम्परेचर ड्रॉप्स सडनली फ्रॉम 45-48 डिग्रीज टू 32 डिग्रीज 35 डिग्रीज। बहुत ठंडा हो जाती है एकदम से, तो क्या होगा, हमारा जो शरीर में रस है जो उबल रहा था वो नीचे एकदम से नीचे चला नीचे जाएगा। चला जाएगा। नाउ जब वो एकदम से रस नीचे की तरफ चला जाता है, ऐसे टाइम में अगर आप कड़वी चीज़ें खाओगे तो क्या होगा, वो हमारे रस को और अंदर ले जाएंगी। मैंने आपको बोला था क्योंकि कड़वा जो होता है उसका काम होता है पित्त को ऐसे नीचे। करना, पित्त को अंदर ले, तो वो रस को भी अंदर ले जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि 4 महीनों में जब बरसात स्टार्ट होती है उससे 4 महीने, उस समय से मिला के 4 महीने जिसको चतुर्मास बोलते हैं, उन 4 महीनों में प्याज नहीं खाना चाहिए, कड़वी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, धनिया नहीं खाना चाहिए, पुदीना नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। फॉर डिजीजेज इट्स फाइन, किसी बंदे में दोष बैठ गए हैं, अगर किसी का रस बहुत ज़्यादा उबल रहा है तब उसको थोड़ा बहुत प्याज की ज़रूरत होगी, धनिया की ज़रूरत होगी। लेकिन बरसातों में कड़वी चीज़ें एज ए थंब रूल नहीं खानी चाहिए, वरना क्या होगा, उसका रस वैसे ही नीचे गया वो और नीचे चला जाएगा, तो वो हमारे नीचे के चक्रों में जाके अटक जाएगा। फिर हमारी कॉन्शियंस भी खाली नीचों के चक्रों में रहेगी, फूड, सेक्स एंड टेरिटरी। ऊपर की तरफ हमारा हमारा दिमाग भी ढंग से काम नहीं करेगा, बीमारियां भी आएंगी, गुस्सा भी आएगा। ओके, सो दैट्स हाउ ऋतुचर्या जी। कैन बी एक्सप्लेन्ड। ओके, थैंक यू। एंड सर, जैसे अभी आपने ये सारे लाइफस्टाइल के बारे में बात करी, टेस्ट, फूड, दोशाज एंड ऑल, तो इसमें आयुर्वेद और एलोपैथिक में डिफरेंस क्या है, कैसे काम करते हैं दोनों? ओके, देखिए क्या है कि आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। एलोपैथी, अगर मान लो किसी को अर्थराइटिस हो गई या किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, तो अर्थराइटिस हो गई तो क्या करते हैं उसको, एलोपैथी में क्या इलाज है? स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करती हैं, पित्त कम कर देती हैं। अब स्टेरॉइड्स ने पित्त तो कम कर दी, शरीर में ठंडक ला दी, लेकिन आपका जो कफ जम गया है यहाँ पे, उसको तो गलाया ही नहीं स्टेरॉइड्स ने, तो क्या होगा, आपका सर्कुलेशन तो स्लो हो जाएगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप टूट चुका वो नहीं खराब, वो नहीं रिस्टोर हो रहा। आयुर्वेद ऑन द अदर हैंड क्या कर, इसीलिए एलोपैथी में पेन्स आने शुरू हो जाते हैं बाद में। शुरुआत में तो लगता है वाह, एक गोली खाई एंड आई एम फाइन एब्सोल्युटली, है टेम्परेरी मे फिक्स। बी 5 साल 10 साल तक चल जाएगा, और उसके बाद बीमारियां आती हैं। और अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपन्स इज रीसेंसी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम जो चीज़ 10 साल से खा रहे हैं उसको हम एसोसिएट नहीं कर पाते बीमारी के साथ में। हम सोचते हैं अरे ये तो मैं 10 साल से खा रहा हूँ, इससे थोड़ा ना मैं बीमार हूँ, जबकि उसको पता ही नहीं है कि 10 साल से यू हैव बिन ब्रशिंग द डर्ट अंडर द कार्पेट, ऑल द डस्ट इज गोइंग अंडर द कार्पेट। तो आपको क्या लग रहा है, वो कार्पेट जिस दिन निकलेगा वो सारा एक भड़ाका, इट विल बी लाइक ए वल्केनो। ऑन द अदर हैंड व्हाट आयुर्वेदा डज इज, जब वो नाड़ी चेक करती है या जीभ से चेक होता है, इवन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही एक्यूरेट टूल है, वो जब इस्तेमाल होता है तो पता लग जाता है कि इस बंदे के शरीर में वात पित्त कफ तीनों बड़े हुए हैं। वात, ज़्यादा चैनल्स खुल चुके हैं, जी। पित्त जो है वो पतली नाड़ियों से भाग रही है क्योंकि उसके अंदर कफ जमा हो गया है। जी। तो हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कफ जम चुका है क्योंकि हम ज़्यादा खा रहे हैं, तो कफ जम गया है तो हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो गई हैं। जब नैरो हो गई हैं उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है, एंड साथ में खून जो है अब उसका वॉल्यूम कम हो चुका है, वो तेज़ी से भाग रहा है, तो वो हमको ओवर स्टिमुलेट कर रहा है, नाड़ी में शब्द देखे जाएंगे। तो आयुर्वेद क्या करेगी, आयुर्वेद स्पेस को कम करेगी, लेकिन स्पेस ऐसे नहीं कम होगा, आपको ये जो कफ है इसको गलाना होगा, इसमें से खट्टापन हटाना है। तो खट्टापन कैसे हटेगा, एस्ट्रिंजेंसी से हटेगा, कसैलेपन से। साथ में और क्या चाहिए होगा, हल्की ऐसी चीज़ें जो कफ को गला के, क्योंकि ये जो कफ बहुत टाइम अटक गया तो क्या होगा, ये टॉक्सिक बन चुका है। अगर आप एक तालाब में और एक नदी में अंतर देखें तो तालाब जो होता है उसमें गंदगी जम जाती है, बट नदी में नहीं जमती, बिकॉज नदी इज एवर फ्लोइंग, तालाब इज स्टैग्नेंट। सेम थिंग गोज इन आवर बॉडी, जब बहुत टाइम तक सर्कुलेशन अटका रहेगा उसमें गंदगी आनी शुरू हो जाएगी। सो जो आयुर्वेद है वो टॉक्सिन्स को भी हटाती है हमारे कफ के बीच में से, कफ को भी गलाती है,
और फिर पित्त को भी कम करती है। तो बॉडी धीरे धीरे ऐसे आनी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी ऐसे आ गई तो आपकी जड़ से बीमारी हटाई जाती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलोपैथिक एलोपैथी एंड आयुर्वेदा। बट सर जैसे बहुत बहुत से लोग एलोपैथिक के एडिक्ट हो जाते हैं, तो उससे वो ट्रांजिशन कैसे किया जाए, वो हिम्मत कैसे करी जाए कि मैं आयुर्वेद लाइफस्टाइल पे स्विच हो जाऊँ? देखिए, दो चीज़ें हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस प्लेज अ ह्यूज रोल इन द सोसाइटी। आज की डेट में क्या हुआ है कि एक घर में अगर एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल हो रही हैं तो वो बच्चा भी देखता हुआ है कि अच्छा पापा मम्मी हैव बीन यूजिंग द सेम मेडिसिन एंड अपेरेंटली देर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑन देम, बिकॉज वो काफ़ी पहले से ही हेल्दी थे। तो एक समय आता है जब उनकी हेल्थ डिटोरेट होनी शुरू होती है और वो रिसेंसी इफेक्ट की वजह से बच्चा उसको समझ नहीं पाता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में एक होता है पितृदोष। पितृदोष का मतलब क्या है? शायद हमने एक एपिसोड में डिस्कस भी करा है। पितृदोष का मतलब है accumulation of doshas over a period of several generations, which in a particular generation expresses or manifests itself as a very chronic disease. Okay, and that is the time that particular generation slows down and realizes कि ओके, हमारी पुरानी जनरेशन्स ने ये गलत खाने खाए हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां आ रही हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे साथ भी, आई एम नॉट ब्लेमिंग माई ओल्ड जनरेशन्स, बिकॉज पितृदोष जो है, आई एम born as my own grandson, so I am responsible for my deeds also. But what I'm saying is that since I went through severe chronic pains, fibromyalgia, and I was technical in nature, uh, I was fond of physics, chemistry, biology, geography, astronomy and all those things right from the childhood. तो इस वजह से जब मैं बहुत स्लो डाउन हुआ और मेरे पेन्स अनबियरेबल हो गए and allopathy was not able to help me at all, then I got into understanding Ayurveda, and it took me several years to come back in this form and speak, with so much of confidence, whatever little confidence that I'm speaking with. तो मीन्स आयुर्वेद के पास हर चीज़ का सोल्यूशन? देखिए, सक्सेस और पॉसिबिलिटी इज अ फैक्टर ऑफ टाइम एंड नॉलेज। आपके पास अगर टाइम होगा और नॉलेज होगी तो आपकी इम्पॉसिबिलिटी भी पॉसिबिलिटी बनती जाएगी, एंड इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। ओके, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड आयुर्वेद, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, आयुर्वेद इज नॉट एट ऑल जस्ट कन्फाइंड टू। आयुर्वेद की डेफिनेशन में कहाँ लिखा है कि इट इज़ जस्ट हर्ब्स? अगर आप सुश्रुता संहिता पढ़ें, सुश्रुत और चरक ये दो सबसे बड़े पंडित माने जाते हैं जिनके स्क्रिप्चर्स चल रहे हैं और जिनको फॉलो करा जाता है, उसमें क्लियरली लिखा है अ गुड फिजिशियन इज द वन हु नोज मैनी साइंसेस ऑफ मेडिसिन एंड नॉट जस्ट वन। ओके, तो सर आजकल की जनरेशन और यंगर जनरेशन को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें कि वो कैसे आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को अपने उसमें ढालें, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दो मैसेज हैं मेरी तरफ से जी। एक तो आई टोल्ड यू दैट इन द बिगिनिंग ओनली वी डिस्कस दैट दिस इज द यूजर मैनुअल एंड आर इक्विपमेंट। गीता में भी लिखा है दैट दिस बॉडी हैज बीन गिवन टू यू फॉर डूइंग कर्मास, फॉर इवॉल्विंग सेल्फ एंड द यूनिवर्स। अगर मैं अपने इक्विपमेंट को ही नहीं समझ रहा हूँ, then I will not be able to understand the universe also, and I will not be able to take care. Second is, so what I'm saying is, you have to peep inside also. हम बहुत बाहर की तरफ हैं, अंदर की तरफ है ही नहीं। Self administration is totally missing in our body. So self administration is the highest virtue. We should not blindly surrender to doctors. I am not saying doctors are bad. I am not at all saying. I am saying even God says, अगर आप शिव पुराण पढ़ें तो वो कहती है, भगवान शिव कहते हैं, डू नॉट बिकम ए ब्लाइंड भक्त, क्योंकि ब्लाइंडनेस जो होती है वो आपको इवॉल्व ही नहीं होने देगी। चीज़ों को समझो तभी आप इवॉल्व हो पाओगे। आत्मा तभी इवॉल्व हो पाती है, विच गोज ऑन फ्रॉम वन
लाइफ टाइम टू सेवरल लाइफ टाइम्स. जी. सो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन लाइए, और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आयुर्वेद, रीडिंग सेल्फ. दूसरी चीज़, पितृदोष के बारे में बात करी जी. हमने. आपकी अगर कलेक्टिव कॉन्शियस को आप सुधारोगे ना, अगर आप ये सोचते हो हाउ डज इट मैटर, मैनू की फ़र्क पैंदा है, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में, बिकॉज इंडिविजुअल कॉन्शियस हैज़ गॉट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद द कलेक्टिव कॉन्शियस. अगर मैं अपने आप को ठीक नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वेंट थ्रू फाइब्रोमाइल्जिया एंड सिवियर पेन्स, एंड आई वॉज वेरी in severe distress for certain years. My entire family suffered because of my disease. It is not just that I only was suffering. So the entire viewers also need to understand True. that I am being selfish when I am just trying to focus only on the outward world and not the inner world. Same goes with the peers also. It is a message for the parents also that आप पहले अपने बच्चे की हेल्थ को ठीक करो, जी. फिर उससे एक्सपेक्टेशंस करो, और वो भी एक्सपेक्टेशंस उसकी प्रकृति के हिसाब से. प्रकृति का मतलब है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो वात है, पित्त है, कफ है, जी. या फिर वो वात पित्त है या पित्त कफ है, कॉम्बिनेशंस भी होते हैं ना. तो आप उसके हिसाब से उससे एक्सपेक्ट करो कि वो क्या करना चाहता है. वात पित्त कफ तो असल में एक ब्रॉड लेवल है. अगर आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाओगे, जो वात पित्त कफ से ही बनी है, सारे प्लैनेट्स वात पित्त कफ से ही बने हुए हैं. ओके. तो आप बंदे का धर्म भी समझ जाओगे. दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बी बेस्ट फॉर विच पर्टिकुलर प्रोफेशन. मतलब ये चीज़ कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है पढ़कर. ऑफ कोर्स. सतयुग और कलयुग में यही अंतर है. सतयुग में जब नॉलेज जो है वो चरम सीमा पे वापस से पहुंच जाएगी, तब कहते थे ना कि सतयुग में सारे के सारे देव थे, जितने भी थे, कि 33 कोटि हो गया या 33 करोड़ देवता हो गए, सारे देवता थे. देवता का मतलब क्या है? देयर एनर्जीज वर ऑल गवर्नड बाय दीज चक्रास. आज की डेट में एनर्जीज आर बीइंग गवर्नड बाय दीज चक्रास. बट जब आप ऊपर उठ जाओगे जी. तो आपकी एनर्जीज यहाँ से भी गवर्न होंगी. दैट मीन्स यू विल बी एबल टू सी द एंटायर वर्ल्ड एट ए होलिस्टिक लेवल. आपको ऐसे पूरी दुनिया दिखेगी. आज की डेट में अगर ये वर्ल्ड है तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, तो आपको ये वाला हॉराइजन तो दिख ही नहीं पा रहा है. सो जैसे आप ऊपर जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी द एंटायर वर्ल्ड. आई होप सर इस कॉन्वर्सेशन के बाद लोग की कॉन्शियसनेस थोड़ी सी बढ़े, थोड़े से अवेयर हों लोग. आई विल बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी. और मुझे लगता भी है कि अगर हमारा डिस्कशन हो रहा है जी. तो ये किसी ना कोई किसी reason कारण की से ही वजह हो रहा होगा. जी. अगर भगवान ने मुझे इतने पेन्स के साथ गुजारा और अब ये बोलने का मौका दे रहा है, तो किसी ना किसी कारण से ही होगा. आई एम श्योर सर. थैंक यू सर टाइम देने के लिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच. एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फ्रॉम आवर व्यूअर्स, कि जो भी खाएं अच्छा खाएं, सोच समझ के खाएं. अच्छे खाने का मतलब ये नहीं होता है कि घर में बनाए वो अच्छा है, या फिर एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जा रहा है तो वो अच्छा है. अच्छे का मतलब है उसको नाप तोल के खाएं. जैसे आप अपनी गाड़ी में जब पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो 25 बार सोचते हैं अच्छे पेट्रोल पंप पे जाएं, पेट्रोल डलना है या डीजल डलना है, सर्विसिंग कब करानी है. सेम थिंग गोज एग्जैक्टली विद आवर बॉडी. सो आयुर्वेद को अगर समझना शुरू कर देंगे, तो आप जो भी खाना खाएंगे कॉन्शियस लेवल पर, slowly and gradually you will start consuming foods exactly as per weather conditions, as per location, because अलग अलग लोकेशंस के भी अलग अलग दोष होते हैं. जैसे इंडिया है, वहाँ पे वात पित्त ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है. और अगर आप यूएस की बात करें तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा है. तो वहाँ पे आपको खाना खाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए. और इवन इफ़ यू हैव टू हैव फूड फ्रॉम आउटसाइड, ऐसा खाना खाएं जिसमें हल्की सी आयुर्वेद की एसेंस दिखे. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप इससे कुछ वैल्यू जनरेट हुई हो, एंड अगर हुई हो तो प्लीज़ शो अस सम लव, और चैनल सब्सक्राइब करिए, इसे आगे शेयर करिए. और आपको अगर इसमें और डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हमने बुक और सर की वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है. डू चेक इट आउट.
थैंक यू।